देखें, बात पता क्या है, बात इस चीज की है कि जो सबसे कमजोर होगा ना, हम उसे फाइल लगा देंगे। कि कुछ काम थोड़े बहुत इस अंदाज में किए जाते हैं कि रूट कॉज की तरफ जाए बगैर छोटे मोटे कामों को इस तरह किया जाता है कि जिसका असर ना होने के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल है हाफिज़ वसी टीवी। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान में हर जगह एक मुश्किल दरपेश है। हस्पताल भरे हुए हैं, एलर्जी के मरीज़ अक्सर व पेशतर देखने में आ रहे हैं और गवर्नमेंट ने कुछ छोटा मोटा बंदोबस्त किया हुआ है कि स्कूल की छुट्टियां करवा दी है और कुछ घर पर काम करने की इजाज़त दी हुई है। लेकिन मामला वहीं का वहीं है, जो उसकी शिद्दत में कोई किसी किस्म की कमी नहीं हो सकी है। ये स्मॉग कहाँ से आया और इसका सही इलाज क्या है, ये सही इलाज के बारे में कोई आदमी बात करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम ने 2008 में क्लाइमेटिक चेंज के नाम से एक कॉन्फ्रेंस करवाई और फिर यही कॉन्फ्रेंस 2009 में हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के नुमाइंदों के अलावा 5 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स भी शामिल थे और उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि आने वाले वक्तों में क्लाइमेटिक चेंज जो है वो एक बहुत बड़ा इशू होगी और जो कहीं स्मॉग की शक्ल में नज़र आएगी, कहीं फ्लड्स की शक्ल में नज़र आएगी और कहीं ओलों की शक्ल में नज़र आएगी और कहीं क़हत की शक्ल में नज़र आएगी। ये 2008 की बात है। लेकिन हमारी कैफियत उस आदमी की तरह है कि जब रात को सख्त जाड़े के अंदर वो कँपाता है और उसके पास कंबल नहीं होता, तो वो फ़ैसला करता है कि कल सुबह मैं पहला काम ये करूँगा कि मैंने कंबल ख़रीदना है ताकि मैं आने वाली रात की सर्दी से बच सकूँ। लेकिन जब दोपहर को उसको गर्मी लगती है तो वो भूल जाता है कि पिछली रात उसने क्या प्रॉमिस किया था और क्या वादा किया था। हमारी कैफियत यही होती है कि साल के साल स्मॉग से लोगों का वास्ता पड़ता है और उसके बाद हम ये सोचते हैं कि अब आने वाले सालों के अंदर हमने ये काम करने हैं। इस बात को मैं किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ कि कुछ काम थोड़े बहुत इस अंदाज में किए जाते हैं कि रूट कॉज की तरफ जाए बगैर छोटे मोटे कामों को इस तरह किया जाता है कि जिसका असर ना होने के बराबर है। और उसकी मिसाल ये है कि एक बहुत बड़े मोटे पहलवान साहब फौत हो गए। अब जब उनका जनाजा उठाया गया तो शुरू में तो काफ़ी लोग थे उनके शागिर्दों में, लेकिन जब आगे गए तो 4 शागिर्द रह गए और उनको पता चला कि हम पहलवान साहब का जनाजा कब्रिस्तान तक नहीं लेके जा सकते। लिहाजा उस जनाजे को नीचे रख दिया गया और सोचा गया कि क्या तरीक़ा अख्तियार किया जाए कि पहलवान साहब को इज़्ज़त के साथ कब्र तक पहुँचा दिया जाए। तो वहाँ एक आदमी गुज़रा जिसके बारे में ये ख्याल था कि ये दानिश्वर होगा। उससे पूछा गया कि भाई ये हमारी मुसीबत है, पहलवान साहब बहुत भारी हैं और 4 आदमी ये जनाजा नहीं उठा सकते, हम क्या करें। उसने कहा कि आप मुझे बताएं कि पहलवान साहब की मूछें तो नहीं हैं। तो उनमें से एक आदमी बोला, उठाने वालों में से, कि हाँ उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें हैं। उसने कहा बस आप इनकी मूछों को शेव कर दें, इनका वज़न कम हो जाएगा। लिहाजा उन्होंने बात मान ली, मूछों को शेव किया और जब उठाया तो वज़न उतने का उतना ही। तो हमारी कैफियत भी यही है कि हम स्मॉग के बारे में, जब स्मॉग आती है उस वक़्त ये छोटे मोटे काम करते हैं, लेकिन स्मॉग का जो अफरियत है वो हर साल बढ़ता है। आज मेरे साथ मौजूद हैं इंजीनियर सुलेमान ख़ान साहब, जो सिंध तास वाटर काउंसिल के चेयरमैन हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वो ग्रुप जो क्लाइमेटिक चेंजेस के इशू के बारे में अपनी गुजारिशात गवर्नमेंट को पेश करती है। फोकल पर्सन इंजीनियर सुलेमान साहब यहाँ बैठे हुए हैं और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बताएं कि स्मॉग का इशू जो है ये है क्या और इसको हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो मैं वेलकम करता हूँ इंजीनियर सुलेमान साहब को। सर, मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त निकाला है और मैं चाहूँगा कि आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान मैं दरमियान में कोई आपको दखल ना दूँ, इसलिए कि टॉपिक इतना गहरा है और इतना गंभीर है कि जब तक आपकी बात लोगों तक नहीं पहुँचती तो शायद हम लोग नहीं समझ सकते कि ये है क्या और इसका इलाज क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अहम टॉपिक है और ख़ास तौर से आजकल पाकिस्तान में तो ये बहुत ज़्यादा एक बर्निंग इशू बना हुआ है।
एक बात सीधी सी कहते हैं, राइट मैन फॉर द राइट जॉब। स्मोक है क्या? स्मोक एक आलूदगी है जो स्टार्ट होती थी डस्ट से, गर्दो गुबार से, उसके साथ उसमें धुआं भी शामिल हो गया, और उसके साथ धुएं में शामिल होने के बाद जब हमारी इंडस्ट्री बढ़ी है, ख़ास तौर से जब 1831 के अंदर जब ये बिजली का एक नया सेटअप बना कि मैकेनिकल फोर्स के ज़रिए किस तरीके से बिजली पैदा की जा सकती है जो है, और मैग्नेटिक एमिशन के साथ सर फैराडे की वजह से, तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी इंजीनियरिंग ने, हमारी साइंस ने इतनी तरक्की की कि आज हर चीज़ जो है वो बिजली के ऊपर फोकस होती चली गई। उसके साथ जो एक तब्दीलियाँ पैदा हुई, जो एक धुएँ निकले या मुख्तलिफ़ चीज़ें हो गई, वो भी जो बीच में शामिल हुई तो वो भी एक स्मोक की शक्ल अख्तियार कर गई। स्मोक जो है ये 19वीं सदी के आखिर के अंदर ये तकरीबन इसका नाम स्टार्ट हुआ। ये तो हो गया। अब बात यह है कि इस आलूदगी को कौन दूर करेगा? तो उस आलूदगी को, चाहे वो किसी भी किस्म की हो या माहौलियत की बेहतरी के लिए हो, उसके अंदर एक अदारे का नाम जहन में आता है, और वो है लोकल कौंसिल या लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट। तो हमारे पास है लोकल गवर्नमेंट? हाँ है, नाम सुना है हमने, कागजों में है। नहीं हमने नाम सुना है, नहीं उन्हें तनख्वाहें भी मिलती हैं, नाम सुना है, लेकिन कहीं अमलन उसका वजूद में नहीं है। जब अमली तौर पर वो अदारा, वो फोकस जो कि एक ज़िम्मेदार है उस आलूदगी को दूर करने का, वही नहीं होगा तो उसे करेगा कौन? अब जहाँ तक ये आलूदगी का ज़िम्मेदार है, उसके लिए उन्होंने कहा जी कि कुछ इसे दूर करना है, तो एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उन्होंने एक यूनिट बना दिया, एक पूरी उन्होंने एक जो है मिनिस्ट्री बिठा दी, सब कुछ कर दिया। उसके साथ और भी अदारे हैं जो कि बीच में, अब तो कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है, वासा भी है, और इस किस्म के जो दूसरे अदारे हैं जो पानी से ताल्लुक़ रखने वाले। यानी बात इस चीज़ की है कि एक बात कहते हैं, वेयर देयर इज़ वाटर देयर इज़ लाइफ, और लाइफ वो इंसानों के लिए नहीं है, वो लाइफ हर चीज़ के लिए है, हर चीज़ के लिए, चाहे वो निबातात हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे वो इंसान हो, वो बेहतरी है। अब हमें करना ये था कि हम देखें कि ये स्मोक पैदा क्यों हो रही है, और क्या क्या वजूहात हैं, उसे हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं। एक डस्ट है, फिर हम ये देखते हैं कि एक गाड़ियाँ जहाँ पर भी ट्रैफिक फंसती है वहाँ पर भी एक स्मोक की शक्ल पैदा हो जाती है। उसके रीज़न ये है कि वहाँ से जो धुआं उठता है गाड़ियों का, वो इतना ज़्यादा होता है कि उसके हम बेबस होते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए। एक ये भी इशू है। एक ये भी इशू है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ काम करती हैं और वो फ्यूल यूज़ करती हैं जिसके अंदर सल्फ़र की काफ़ी मकदार होती है, जैसा कोल हो गया या और डीज़ल हो गया, या और किस्म के जो फ्यूल एलिमेंट्स हैं वो करते हैं, वो भी एक उसकी शक्ल है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि स्मोक की वजह बनती हैं। हमारे भट्टे हैं, भट्टों के अंदर से जो धुआं निकलता है वो भी एक वजह है। तो इन तमाम चीज़ों को ऊपर प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा इशू है जो कि एक अरसे से चल रहा है, जो किसान अपने जो ख़ास तौर से इस सीज़न के अंदर, सर्दियों के सीज़न के अंदर, ये मूंजी की फसल को काटते हैं और उसके जो नीचे के जो जड़ें होती हैं उन्हें तलब करने के लिए उसे आग लगाते हैं। तो ये तो एक सदियों से लगाई जा रही थी, सदियों से था, उसके भी असरात हैं। हम किसी भी असरात को हम माइनस नहीं कर सकते या हम इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन उन तमाम असरात को देखना पड़ेगा कि उन असरात की वजह क्या है और उन असरात को हम किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। आज हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी है वो इस स्टेज तक पहुंची है कि हम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ तक ये बात करते हैं ना कि स्कूल बंद कर दो या बंद कर दो या फ़लानी चीज़ बंद कर दो या अपना शॉर्ट टाइम ऑफिस कर दो, ये 70s के दिहाई में स्टार्ट के अंदर टोक्यो में मसले पैदा हुए थे, क्योंकि वो इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी आगे है, दुनिया के अंदर सब जानते हैं। तो उस वक्त ये चीज़ की थी कि उस स्मोक के जहरीले असरात से बचने के लिए स्कूल बंद किए गए थे। वो एक वक्ती एक बात थी, लेकिन स्कूल बंद करने का मुराद ये नहीं कि आज भी स्कूल बंद करना है, कल भी स्कूल बंद करना है। पिछले साल मैं ये तकरीबन 4-5 साल से देख रहा हूँ कि स्मोक के ऊपर पंजाब के अंदर काफ़ी काम हो रहा था, और हाई कोर्ट के अंदर जो चीज़ हमारे एक जस्टिस शाहिद करीम, नाम लेने में कोई बात नहीं है, वो बड़ी जानफशानी से काम करते थे। तो मैंने पिछले साल ये उनके ऊपर एतराज़ उठाया, तहरीरन भी। मैंने कहा आप तो सीजनल हियरिंग करते हैं, यानी स्मोक तो होती है 2-3 महीने के लिए, अक्टूबर से स्टार्ट होती है और जनवरी तक तकरीबन बीच में रहती है, कभी भी स्टार्ट हो जाती है, कभी भी ख़त्म हो जाती है। ये स्मोक इसलिए होती है कि इन महीनों के अंदर हवा कम चलती है, अगर हवा तेज़ चलेगी तो वो उसके स्मोक के एलिमेंट उड़ा लेगी, लेकिन स्मोक का बुनियाद तो वहाँ मौजूद होती है।
तो उस वक्त फिर जस्टिस शाहिद करीम ने बड़ा एक अच्छा पॉइंट लिया कि मैं हर महीने इसकी मीटिंग करूंगा और देखूंगा कि भी स्मोक के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें किस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। और अब वो हर महीने नहीं बल्कि हर जुम्मे को वो बाकायदा एक बुलाते हैं और इन सब लोगों को बुलाते हैं। लेकिन मैंने एक बात देखी है, ये जो है ना महकमे, ये इनकी सिचुएशन थानों वाली है। थाने क्या करते हैं, ये मेरे हदूद में नहीं है, तो ये माशाल्लाह ये जो हमारे महकमे भी हैं ये भी पूरे दिनों के हैं, ये मेरे हदूद में नहीं है, फ़लाने की हदूद में है, फ़लाने की हदूद में हो, और वो सारे बरिया जमा हो जाते हैं। आज से 5 साल पहले भी लाहौर माशाल्लाह पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में स्मोक में नंबर 1 था, और माशाल्लाह ये 5 साल के बाद भी नंबर 1 है। और अगर यही सिलसिला रहा तो मैं जस्टिस शाहिद करीम से कहना चाहूँगा कि 200 साल में भी आप स्मोक को ख़त्म नहीं कर सकते अगर यही सिलसिला रहा। भाई आप ये देखें कि हकीकी मनाजर क्या हैं, हकीकी वजूहात क्या हैं, और उनमें आप तरतीब स्टेप बाई स्टेप उन चीज़ों को आप एलिमिनेट करें। हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को बाकायदा तरीके से देखा जाए कि भाई इन्हें हमने किस तरीके से काम करना है और किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले याद रखें कि आप उस लोकल गवर्नमेंट को या लोकल कौंसिल को आप ज़िम्मेदार बनाएं, उनके ऊपर फोकस करें और उनकी ज़िम्मेदारी डालें कि आपने अपने अपने यूनिटों में, अपने अपने कौंसलों में, अपने अपने एरियाज़ के अंदर मुकम्मल तरीके से माहौलियाती आलूदगी को दूर करना है। जब माहौलियाती आलूदगी दूर होगी तो फिर पिन पॉइंट होगा और कि ये आपकी माहौलियाती आलूदगी में आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना आया है, आपका ये इंडेक्स कम क्यों नहीं हुआ, आपका क्यों है, फिर हम ये कर सकते हैं। इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स लेते हैं, कहाँ नहीं लेते पब्लिक में से किसी को नहीं पता, बस ये कह देते हैं जी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ये हमारा जो है बढ़ गया है और ये काम है। सर ये आपने बड़ा प्यारा फरमाया कि हमें जो स्टार्ट करना पड़ेगा, तो स्टार्ट तो हमें ग्रास रूट लेवल से करना पड़ेगा, लोकल बॉडीज़ फंक्शनल हों, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो अदारे जो बनते जा रहे हैं और जो फिर वो थाने का रूप धार लेते हैं। अब हमें करना क्या है, एक लोकल बॉडीज़ को हमने स्ट्रेंथन कर दिया, उसके बाद हमने क्या करना? देखें वो स्ट्रेंथन है, अगर चेयरमैन नहीं बना, कौंसल नहीं बना या नाज़म नहीं बना, तो सेक्रेटरी, यूनियन कौंसिल और पूरा उसका अदारा मौजूद है, उसे फोकस करें और वो इस बात का ज़िम्मेदार हो कि अपने इलाके के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटा सा इलाका है जिसमें सिर्फ 300 घर हैं, उन 300 घरों का यूनिट बना दें और यूनिट बना के कहें कि भाई वहाँ से चाहे वो 500 रुपये मरला के हिसाब से लें, वो बाकायदा वहाँ का माहौलियाती मुकम्मल हो, वहाँ का सीवरेज, वहाँ की गलियाँ, वहाँ के हर तमाम निज़ाम उसी फ़ंड के अंदर, और वो उसी फ़ंड उसी जगह रहे। वो फ़ंड कोई गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं है, बल्कि वो इस लिहाज से फ़ंड है कि वो मुकम्मल है, और हम देते हैं, हमारे खाकरूब लगते हैं, उन्हें हम हर महीने पैसे देते हैं। अगर हमारे गटर ख़राब होते हैं तो हम खुद ही कंट्रीब्यूशन करके वो देते हैं, लेकिन इसमें सिस्टम नहीं है। यह अगर सिस्टम बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ होगा कि वो तमाम चीज़ें वो बन सकती हैं। अच्छा, अब बात रही कि भाई कहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कहाँ ख़राब है। अगर लाहौर के अंदर 150 यूनियन कौंसिलें हैं तो 150 हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए सिस्टम होने चाहिए, पता लगे कि किस यूनियन कौंसिल के एरिया में एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है क्या नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें कि चाहे जापान हो, चाहे वो कोई तरक्की याफ्ता ममालिक हो, कारोबार कोई बंद नहीं करता, कारोबार से रोटी व्यवस्था होती है, कारोबार चलने हैं। लेकिन वो कारोबार चलने का मकसद ये नहीं है कि आज भी हम नंबर 1 हैं और अगले साल भी नंबर 1 रहें। हमारे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें हर साल कमी आनी चाहिए। उसके लिए ग्रास रूट सिस्टम्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम से या लोकल कौंसिल सिस्टम से कि वो बाकायदा हर यूनियन कौंसिल अपने इलाके में मुकम्मल सफाई के ज़िम्मेदार हो, नंबर 1। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्री भी है। इंडस्ट्री तो वो पुराने सिस्टम पे चल रही है, कोयला इस्तेमाल किया, टायर इस्तेमाल कर लिया है, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसे कोई यूज़ नहीं करता, उसे इस्तेमाल कर लिया। तो भी एक बात देखें कि आपका प्लास्टिक जो हमारा वेस्ट होता है, आपका टायर जो हमारा वेस्ट होता है, वो एक मुफ्त का फ्यूल है, इंतहाई चीप फ्यूल है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो लोग ले जाते हैं और ले जाके अपने इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उस प्लास्टिक की अब सड़कें नहीं बन रही? क्या इस्लामाबाद में, कराची में या लाहौर में एक सफरली रोड छोटी सी 1.5 किलोमीटर की वो बनी है और बन के वो प्लास्टिक वेस्ट वहाँ यूज़ हुआ है।
आपके टायरों के ज़रिए तो बाकायदा वो जो है उन्होंने टाइलें बनाई हैं जो कि आप गलियों के अंदर लगा सकते हैं, आप मकान की छतों के ऊपर लगा सकते हैं। उससे ये होगा कि वो जो वेस्ट मटेरियल जो कि इंतहाई हम ज़ाया कर देते हैं और वो हमारे सल्फ़र डाइऑक्साइड का बाइस बनता है और वो एक शक्ल बन जाती है ऐसी कि हमारी वो स्मोक की हैवी सूरत हाल बनती है, उससे वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि हम आइडेंटिफाई करें कि किन किन चीज़ों की वजह से, किन किन हमारी हरकतों की वजह से ये जो फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफ़ा हो रहा है, अगर हम आइडेंटिफाई करें और उन चीज़ों को हम पॉजिटिव चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें तो फ़िज़ाई आलूदगी भी बंद हो जाएगी और वो चीज़ें यूटिलाइज भी हो जाएंगी। पॉजिटिव चीज़ क्या, वो पॉजिटिव चीज़ इस तरह है कि वो हमें कमाई देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सनतकार को, एक छोटे से सनतकार को ये कहते हैं कि भाई आप ये जो टायर हैं इनसे आप टाइलें बनानी शुरू कर दें, हम आपको ये लोन देते हैं। देखें अभी पिछले साल, चंद साल पहले की 2-3 साल 2021 की बात है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बाकायदा छूट दी गई एमएसटी में। इसके अलावा एक मखसूस इंडस्ट्री को $3 बिलियन की छूट दी गई, 0% इंटरेस्ट के ऊपर उन्हें लोन दिए गए। तो भाई आप इन चीज़ों के लिए जो फॉसल फ्यूल है, बिल्कुल ज़ाया शुदा फ्यूल है, उसके ऊपर आप उन्हें बाकायदा कोई छूट दें और छूट ही ना दें बल्कि उन्हें इंसेंटिव दें, उन्हें आप लो रेट के ऊपर उन्हें आप लोनिंग फ्राहम करें, तो उससे ऑटोमेटिकली वो जो फ्यूल है वो जब दूसरी तरफ इस्तेमाल होगा तो ये जो एक स्मोक का जो एलिमेंट हमारा बढ़ रहा है ये कम हो सकता है। अच्छा, कम तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अब हमने जाना है ख़त्म करने की तरफ, तो ख़त्म करने के लिए ये है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है, हमारी फर्नेसेस हैं वो चलती हैं और वो हमारी ज़रूरत है, हमारा सरिया बन रहा है या हमारे दूसरे एलिमेंट्स बन रहे हैं, ज़रूरत है। तो उसके लिए बाकायदा एक वे आउट सिस्टम है। मसलन कोयले के कहते हैं जी, कोयले के जो बिजली घर बनते हैं वो बहुत ज़्यादा एक हमारे लिए स्मोक का बाइस बनते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके लिए बाकायदा एक सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लाखड़ा कोल प्रोजेक्ट की बात करता हूँ जो कि 1991 के अंदर जापान वालों ने बनवाया। 1991 में 150 मेगावाट का वो बना और उन्होंने बाकायदा एक सिस्टम यूज़ किया कि वहाँ पर वो चूने के पानी का एक तह चलती है जो कि बाकायदा उस स्मोक को, उसे जो है स्मोक के एलिमेंट को वो मुकम्मल वो कंट्रोल करती है, वो जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसे अब्जॉर्ब करती है। तो ऑटोमेटिकली आप अंदाज़ा करें कि लाखड़ा 1995 में वो जो है वो मुकम्मल हो गया है और वो बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट था। आप अंदाज़ा करें कि लाखड़ा का कोयला दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बदतरीन कोयला है और उसके अंदर सल्फ़र की बहुत ज़्यादा मेज़िश है, लेकिन ये बाकायदा सिस्टम बना। हाँ, यहाँ यह है कि जो सनतकार हैं वो बचते हैं कि यार हम ये अगर ये प्रोटेक्शन सिस्टम लगाएंगे तो इसके अंदर हमारे लॉसेस होंगे, हम ये तो सस्ता बनता है, इसके लिए हमें खर्च करना पड़ेगा। तो देखें आप यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो अदारे जो कि फिनांस कर सकते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि आप इस सिस्टम के लिए आप एक पुरकशिश किस्म के लोन का स्टार्ट लें, आप उन्हें इंसेंटिव दें, उन्हें आप दें कि आप ये बनाएंगे, आप चाहे 0% इंटरेस्ट पर या 2% इंटरेस्ट के ऊपर या 6% इंटरेस्ट के ऊपर उन्हें आप ये दें कि आप विद इन 1 ईयर आप अपने इसके अंदर प्रोटेक्टिव जो सिस्टम है उसे बना लें, तो आप अगले साल अलाउ होंगे आप अपनी इस फैक्ट्री को मुकम्मल चलाने के लिए। अदरवाइज़ अगले साल अक्टूबर में ये आपकी इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और 6 महीने बंद रहेगी जब तक ये सर्दियों का मौसम है। ऑटोमेटिकली लोग इस तरफ की। तो सर ये तो एक बात बड़ी आपने प्यारी बात कही है कि इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्न जो सिस्टम्स हैं जिसमें मॉडर्न सिस्टम के अंदर वो उसकी एडजस्टमेंट ऐसे की जाए कि जो फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो उसकी बचत हो सके, उसके अंदर वो ना हो सके। इसके अलावा ये जो हमारे रोड्स हैं और इसके ऊपर जो ट्रांसपोर्ट चल रही है, आप ये देखें कि वो सल्फ़र डाइऑक्साइड का तो रोना यहाँ पर है कि किसी एक चौक पर अगर गाड़ियाँ रुक गई हैं तो एक लंबी लाइन लगी हुई है और धड़ाधड़ वहाँ से स्मोक निकल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? बहुत प्यारी बात है। बात यह है मुल्तान रोड हमारी 220 फुट चौड़ी है, माशाल्लाह है 220 फुट नहीं है, लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। तो फिरोजपुर रोड 330 फुट चौड़ी है। हमारी जो जीटी रोड है जो हमारी जाती है इंडिया में चली जाती है जल्लो की तरफ, वो 330 फुट चौड़ी है। जो सर्कुलर रोड है हमारे 12 दरवाज़ों के इर्द गिर्द, वो भी 330 फुट चौड़ा है, 60 कदम चौड़ा है। क्या ये है इतना? अच्छा, फिर ये नहीं, आप अगर महकमा माल के कागज़ों में देखें, मैंने खुद देखा है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और मैं यकीन वो बात जो मैंने खुद देखी आंखों से, वो बात एक ऑथेंटिकेटेड है कि हमारे माल के कागज़ों में कई सड़कें ऐसी मौजूद हैं जो कि कोई 60 फुट है, कोई 160 फुट चौड़ी है, सड़कें मौजूद हैं। आप उन्हें करें। फिर यही नहीं, हमारे 6 बड़े नाले हैं जो कि हमारे जब 1876 में जब लाहौर म्यूनसिपलिटी बनी थी, तो वो जो ड्रेन है वो 110 फुट चौड़ी है।
कहाँ है? अब जब पाकिस्तान बना तो हम मादर पे आज़ाद हो गए, हमने उन ड्रेन्स को हमने गंदे नालों में तब्दील कर दिया। अब वो गंदे, अब वो बदरू हैं, वो चीज़ कर दी। भाई उनके इर्द गिर्द जस्ट लाइक आपके यहाँ से नाला निकलता है आपके इस कोट लखपत से, और फिर वो मुल्तान रोड को क्रॉस करता है खड़क से, और फिर वो बकर मंडी से होता हुआ आपके चुबुर्जे तक जाता है। वो 110 फुट चौड़ा है। अगर उस 110 फुट चौड़े के ऊपर आप ये नाजायज़ तजावज़ ख़त्म कर दें, ऑटोमेटिकली वो पैदल सड़कें बने, तो आपकी जो मेन रोड से उनके ऊपर से ट्रैफिक ऑटोमेटिकली ख़त्म होगी। नंबर 1। नंबर 2, मुझे याद है मैंने कागजात पढ़े थे, कागजात ही नहीं पढ़े थे बल्कि मेरी वर्किंग थी। जब ये 1975 में लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी तो एक मंसूबा बना था कि यहाँ 18 फ्लाईओवर बनेंगे। वो मंसूबा कहाँ है? नहीं है, वो कागज़ों में था, वो वैसे के वैसे ख़त्म हो गया। हमारा ये जो इकबाल टाउन बना, इसके अंदर एक बहुत बड़ी स्कीम बनी गुलशन इकबाल के नाम से, पूरा तफरीही मुकाम था। सब्ज़ार के अंदर भी इसी तरीके से एक बहुत बड़ा ये जो डुबनपुरा का इलाका है उसके साथ बहुत बड़ी वो बनी थी, एक सैरगाह बनी थी, वो फिर वकीलों को दे दी गई, उन्हें अलाट कर दी गई। इस किस्म के फिर उसके बाद ये आपका जौहर टाउन आ गया। जौहर टाउन के अंदर भी ये 3200 एकड़ की स्कीम थी। इसके अंदर फिर वो जो माल वाले थे, हमारी वो जो एक कह लें कि जो ये सोसाइटीज़ थी माल खर्च करने वाली, वो बीच में एंटर हो गई। और इस 3200 एकड़ में से कहीं वाबडा टाउन बन गया, कहीं पंजाब हाउसिंग स्कीम बन गई, कहीं नेस्पा कॉलोनी बन गई, कहीं PIA कॉलोनी बन गई, और फिर यूँ सोसाइटियाँ, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों का जो है वो दौर शुरू हो गया। और पूरा लाहौर शहर किया, लाहौर का गिरदनवा किया हमने, मीलों दूर तक हमने पूरी की पूरी ग्रीनरी को सारे ख़त्म कर दिया। एक बात याद रखें, जिन ममालिक की हम बात करते हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पर कहीं 1 इंच, फॉर एग्जांपल ये एक मैं छोटा सा पार्क देख रहा हूँ, इसमें ये मिट्टी नज़र आ रही है, ये इस पार्क वाला फायर करने के काबिल है, इस पार्क वाला। और यहाँ तो जगह जगह कहीं सड़क के किनारे देखें मिट्टी मिट्टी नज़र आती है। क्या हम सिविलाइज्ड हैं? हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं? आप की बातों से जो बात साफ जाहिर हो रही है वो ये है कि पॉलिसियाँ मौजूद हैं लेकिन उस पर अमल नहीं है, कानून मौजूद है लेकिन रेट ऑफ लॉ नहीं है। यानी कि जब तक हम उन चीज़ों को रिवर्स नहीं करेंगे, लेटर एंड स्पिरिट के अंदर उस पर अमल नहीं होगा, उस वक्त ही इसकी कैफियत जो है ये दिन ब दिन ख़राब होती जाएगी। पहले मास्टर प्लान बनता है कि हमने स्मोक को, हमने अपने एनवायरमेंटल इश्यूज़ को हमने मुकम्मल तरीके से ख़त्म करने के लिए हमने करना क्या है। जी मैं वो चाहूँगा, असल मेरे नाजरीन भी वही चाहेंगे। मास्टर प्लान बने तो मास्टर प्लान के अंदर बात सीधी सी है कि तमाम जो अपने लोकल बॉडीज़ हैं उन्हें मुकम्मल तरीके से फॉलो किया जाए। आप ये देखें कि जो हमारा मेयर होता है ना, लॉर्ड मेयर, जितने भी लोकल अदारे हैं सारे उसके मातहत होते, क्योंकि बेस वो है। हमने तो उनका गला घोट दिया है। आगे की बात यह है कि उन्हें मुकम्मल तरीके से फॉलो करें, तमाम सड़कों को मुकम्मल फॉलो करें, और तमाम जो उन्हें जो मंसूबे हैं, यानी पहले मास्टर प्लान बनाएं, और मास्टर प्लान बनाने के बाद फिर पॉलिसी बनाएं कि जो उसका अंडर हो। फॉर एग्जांपल आपने जिस तरीके से मास्टर प्लान बनाया है उसमें आप देखते हैं, मैंने ये देखा है, बाकायदा ये ऑब्जर्व किया है कि तकरीबन 150 मुकामात पर लाहौर में ट्रैफिक फंसती है। आप उसके अंदर ये देखें कि हमने इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए इसके मज़ीद हम कौन से रूट निकाल सकते हैं, वो रूट आप फौरी तौर पर आप मास्टर प्लान में लेके आएँ। तो ये जब मास्टर प्लान बनेगा मुकम्मल तरीके से तो ऑटोमेटिकली जो है वो एक उसकी तरफ फिर हम जाएंगे। उसमें फिर हम स्टेप बाय स्टेप बना सकते हैं कि हम इसमें मरहलावार क्या काम करें। जिस तरीके से वो अगर मास्टर था 5 साल मंसूबा था तो वो भी एक बुनियाद थी कि हमने मुकम्मल प्लान क्या बनाना है, फिर स्टेप बाय स्टेप हमने किस तरीके से उस तरफ जाना है। तो एक तो बात ये हो गई कि हम इन्हें हम अपने लोकल गवर्नमेंट बना के उन्हें करें और इस तरीके से सड़कों को वाज़ा करें। फिर एक दूसरी और चीज़ है, क्या आज दुनिया में हम सुन रहे हैं कि 4 साल बाद ये तमाम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या यहाँ पर क्या है? यहाँ पर मैंने देखा है कि अब कुछ कंपनियों ने स्टार्ट ले लिया है, वो मामूली सी जो 50 सीसी की जो के इक्वल जो गाड़ी है, जो मोटरसाइकिल है इलेक्ट्रिक की, वो 2-2, 2.5, 3-3 लाख की बिक रही है। क्यों? उसमें है क्या चीज़? भाई आप सीधी सी बात है, आप इंसेंटिव दें फुल तरीके से कि आप इस चीज़ को मुकम्मल ओपन कर दें। आपने स्मोक को ख़त्म कर रहे हैं ना, आपने पोल्यूशन को ख़त्म करना है, आप इधर इंसेंटिव दे दें कि भी इस चीज़ के लिए आप इस चीज़ की इंडस्ट्री लेके आएंगे, इस चीज़ को आप करेंगे तो आपके जो ऊपर टैक्सेस हैं वो सिर्फ 2% होंगे या 3% होंगे या 0% होंगे। आप उसके ऊपर कस्टम के ऊपर की छूट दे दें। देखें किस तरीके से ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ पर आएंगे, ऑटोमेटिकली आएंगे, लोग खुद लेके आएंगे। गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट करे। ये कहते हैं ना, गवर्नमेंट तो ये कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सरमाया नहीं है। बिल्कुल ठीक है, सरमाया नहीं है, लोगों के पास है, लोगों को सिर्फ इंसेंटिव दें
क्या ये मैंने कागजात पे देख रहा था, ये जो हमारे जो हार्वेस्टिंग करते हैं ये चावलों की जो राइस उसके करते हैं, तो ये $2,000 से लेकर $10-15,000 तक के वो हार्वेस्टर्स हैं। तो आप उसके ऊपर से आप कस्टम आप छूट दे दें ताकि वो बेनतहा हैं, और फिर यही ना करें बल्कि जो आपके जो राइस के इलाके हैं वहाँ पर आप हर तहसील लेवल के ऊपर आप 8-8, 10-10 जो अपने ये जो हार्वेस्टर हैं वो आप उन्हें कंबाइन हार्वेस्टर कर दें। देखिए, मैं यहाँ ज़रूर बताना चाहूँगा, ये हमारा सिर्फ नाम बदनाम है किसानों का, इसलिए कि वो बेज़ुबान हैं, जो इल्ज़ाम लगाना लगा दें। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो जो आप हार्वेस्टर बता रहे हैं वो भी मार्केट में मौजूद है। एक और चीज़ है वो कुदरती काश्तकारी, ये भी लोगों के अंदर मकबूल हो रही है कि आपने वहाँ से कोई चीज़ नहीं उठानी और खड़ी जो आपकी फसल काट ली है उसी के अंदर ही भी आप गंदम लगा लें। तीसरा ये है कि अब चारा बहुत महंगा हो गया है और सर्दियों में चारा नहीं मिलता, तो लोग पराली को साइलेज और हे की शक्ल में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर एक आध आदमी ने कहीं आग लगाई है उसको हम हाईलाइट कर रहे हैं और असल सूरत हाल की तरफ हम नहीं आते। व्हाट इज़ थर्ड? देखें, बात पता क्या है, बात इस चीज़ की है कि जो सबसे कमज़ोर होगा ना हम उसे फाइल लगा देंगे। इंसाफ है, 100% इंसाफ हो रहा है पाकिस्तान में। इंसाफ क्या हो रहा है? इंसाफ का मतलब नहीं समझे, इंसाफ करें निसब हो तो रहा है भी। जो मुजरिम है पकड़ा जाएगा, अगर वो किसी उसके पास निकलने का जरिए तो निकल जाए, अब वो जरियों आपको भी पता है। हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी की कि अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर छूट दी जाए टैक्स वगैरह के अंदर और उसको फ्री हैंड दिया जाए, फ्री हैंड दिया जाए तो ऑटोमेटिकली करें। अब देखें, अभी ये चंद साल पहले तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा रोड्स के ऊपर। रोड ये इस जो गाड़ियों की वजह से जो पोल्यूशन होता है बंद कर दें, और फिर जो हमारी व्हीकल्स हैं, जो हमारे ये अदारे हैं, उन्हें बाकायदा पाबंद करें कि आपने आइंदा जो भी आपके पास गाड़ी या मोटरसाइकिल आएगी वो बाकायदा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक होगी। अगर इलेक्ट्रिक नहीं भी तो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक होगी। इंजनों के साथ अगर आप गाड़ी मार्केट में लाएंगे तो आपकी गाड़ी वो जज़ाकल्लाह इंजीनियर साहब। सामीन, ये जो स्मॉग की कैफियत और क्लाइमेटिक चेंज का जो इफ़ेक्ट है ये कंटिन्यू रहेगा, हमारा ये प्रोग्राम भी कंटिन्यू रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इस किस्म के प्रोग्राम के अंदर हम दोबारा भी इंजीनियर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपने कीमती आरा से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।